हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या कर लिया था? पिछले क्लास में हमने डिफरेंस देख लिया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। यानी कि अगर बात की जाए तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है। बहुत अच्छे तरीके से इसके डिफरेंसेस मैंने आपको समझाए थे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वो लेक्चर देखा होगा और उसके बाद ही आप इस लेक्चर पर जंप किए होंगे। ठीक है, अगर जिन जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप जाकर पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद ही आज का ये वीडियो आपको समझने वाला है। ठीक है क्या? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरी एकदम एनालिसिस करके बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग यानी क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी क्या होता है। और हमारे सिलेबस में आपको जो सिलेबस दिया हुआ है, आपके सिलेबस में हमको कौन सी चीजें पढ़नी है। तो मैंने बताया था कि आपका जो यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर जो 2 है वो बिलोंग करता है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, एंड आपका जो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 जो है वो बिलोंग करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। राइट? तो ये क्लैरिटी हमने लास्ट क्लास में ली थी। अब हम आगे बढ़ेंगे आज हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि पहले हम यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, तो उसकी यूनिट नंबर 1 की बात जो की गई है वो की गई है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग यानी क्या होता है। बात समझ में आई? तो आइए, बहुत बढ़िया तरीके से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से एकदम साइलेंटली आज का लेक्चर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, क्योंकि अगर आपको आपके लिए देखो बेटा सब्जेक्ट पूरा न्यू है। अगर आपको अच्छे से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे चल के इस सब्जेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बराबर है? चलिए, तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग यानी क्या? तो मैंने बताया था, लेट अस सपोज कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, जैसे कि हम मानते हैं कि एक कैलकुलेटर है। ये एक कैलकुलेटर है, आपको इस कैलकुलेटर को बनाना है। बनाना यानी कि आपको इस कैलकुलेटर की आपकी फैक्ट्री है। क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ जी, कैलकुलेटर, आपकी कैलकुलेटर की फैक्ट्री है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको बनाना है, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कितना खर्चा आएगा, विच इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट अकाउंटिंग। बराबर है? और उस खर्चे को प्रॉपर तरीके से लिखा जाएगा, उस खर्चे को हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, उस खर्चे का हम प्रॉपर तरीके से हिसाब रखेंगे। ये सब चीजें हमको सीखनी है कॉस्ट अकाउंटिंग में। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको ये सीखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो खर्चा हम किस तरीके से उस प्रोडक्ट पर अप्लाई करें, इनकर्ट करें। बराबर है क्या? अगर खर्चा फिजूल का हो रहा है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? अगर खर्चा कम हो रहा है तो हम थोड़ा और एक्सपेंस लगाकर अपना प्रोडक्ट और अच्छे दामों में बेच सकते हैं क्या? ये सारे डिसीजंस कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके लिए जाते हैं। बराबर है? जो कि आपके एक बिजनेस लाइफ में बहुत ही अहम हिस्सा निभाता है। बराबर है? और मैंने बताया था कि ऐसी सारी चीजें जो कॉस्टिंग से रिलेटेड संभालता है वो होता है एक CMA यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बराबर है? बात समझ में आई? चले आगे। जी सर, अब कॉस्ट अकाउंटिंग में कितने टाइप्स की चीजें आती है, यानी ये तो आपको समझ गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको करना क्या है, कॉस्ट निकालना है। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है वो हमको निकालना है। बराबर है? उसका प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से हमको क्या रखना है, मेंटेन रखनी है सारी चीजें। बराबर है? तो वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं। बराबर? डन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में देखो बच्चों 3 बातें आती है, 3 बातों से बना हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, आज आपको ये लिखना है मेरे साथ साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है 3 बातें। 3 बातों में से सबसे पहली बात जो होती है वो होगी आपकी कॉस्ट यानी क्या, कि व्हाट इज कॉस्ट। ठीक है, हर चीज हम लिखेंगे, कॉस्ट यानी क्या होगा। उसके बाद हम लिखेंगे कॉस्टिंग क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन वर्ड्स के में डिफरेंसेस क्या है ये पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज कॉस्टिंग। ठीक है, और द थर्ड वन इज
कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये तीन चीजें जो है, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्टिंग एंड व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तीन चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ बेसिक्स बातें बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस स्टार्ट करने से पहले। डन, चलिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग चालू करने से पहले सबसे पहले वर्ड पढ़ते हैं, व्हाट इज कॉस्ट। आप बताओ कमेंट में कि कॉस्ट यानी क्या होता है, कॉस्ट यानी क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। हाँ, तो कॉस्ट ने क्या सर, हम पूछते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाने के लिए, भैया इसकी क्या कॉस्ट है। क्या कॉस्ट है यानी इसकी कीमत क्या है, वो नहीं होता है। कॉस्ट यानी क्या होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, उस चीज को बोली जाती है कॉस्ट। यानी कि मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि लिखना है मेरे साथ साथ सभी बच्चों को, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on a particular product। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा कि कॉस्ट यानी क्या। तो कॉस्ट यानी क्या, ऐसा एक्सपेंडिचर हम अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहे हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको कितना एक्सपेंडिचर लगता है, खर्चा लगता है, उस चीज को हम बोलते हैं कॉस्ट। क्लियर है, पक्का जी सर। कॉस्टिंग का कॉस्ट का मतलब सबको समझ गया कि ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको बनाने के लिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं उसे हम कॉस्ट कहेंगे। नाउ मूव टू द कॉस्टिंग। सर कॉस्टिंग यानी क्या होता है, अब आप ही बताइए कि कॉस्टिंग यानी क्या होता है। कॉस्ट यानी, ये तो समझ में आ गई बात है, कॉस्टिंग यानी क्या होता है, बराबर है क्या। तो देखो जो मैं लिख रहा हूं वो आपको भी लिखना है। व्हाट इज कॉस्टिंग, तो हमने लिखा कॉस्टिंग इज द टेक्निक, कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड द प्रोसेस of ascertaining cost। सर ई का मतलब हुआ है, ई का मतलब ये हुआ है बच्चों, कॉस्टिंग ये एक टेक्निक है, कॉस्टिंग एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जो कॉस्ट निकालने के लिए काम आती है। मतलब सर आपका ये कहना है कि कॉस्टिंग एक कोई ऐसा वर्ड है, इसका कोई एक मतलब नहीं, इट इज अ प्रोसेस। यस, इट इज अ प्रोसेस, बराबर है क्या। जैसे कि अगर मैं किसी को पूछूं कि व्हाट इज अ लाइफ, लाइफ यानी क्या, तो बोले सर जीवन। मतलब बच्चा वेरी गुड, एक नंबर। लाइफ मतलब जीवन, और जीवन यानी क्या सर, लाइफ। शाबाश बेटा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, लाइफ मतलब जीवन और जीवन मतलब लाइफ, लेकिन दोनों के क्या मतलब होते हैं। तो आप बोलेंगे सर द डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड बर्थ इज द लाइफ। हाँ जी, जन्म और मृत्यु के बीच का फर्क यानी लाइफ है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो लाइफ है, ये एक ऐसा लाइफ मतलब जीवन, ऐसा कोई जीवन एक पर्टिकुलर चीज है क्या, नहीं, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बराबर है। कोई कोई कभी कभी 100 साल जी जाता है। ठीक है, हम जनरली ह्यूमंस की लाइफ होती है 70 to 80 ईयर्स। ठीक है, 60 to 70 ईयर्स, कोई भी कभी भी जा सकता है, भगवान का बुलावा है, उनको सब कुछ मोह माया छोड़कर भगवान के पास जाना पड़ता है, बराबर है क्या। तो लाइफ, व्हाट इज लाइफ, लाइफ का एक ऐसा कुछ पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग नहीं है, लाइफ ये एक प्रोसेस है, बराबर है क्या। तो वैसा ही कॉस्टिंग, कॉस्ट यानी क्या, ये मैं समझा सकता हूँ आपको कि कॉस्ट यानी क्या, इट इज अ एक्सपेंडिचर, ये खर्चा है। अगर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई बना रहे हो, लेट अस से कि ये मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ये कैलकुलेटर को अगर बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा आ रहा है उसे मैं कॉस्ट कहूंगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कॉस्टिंग यानी क्या, तो इसी खर्चे को प्रॉपर तरीके से लिखना, यानी कि अब देखो भैया,
एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं कि व्हाट इज कॉस्टिंग। कैलकुलेटर की फैक्ट्री है, कैलकुलेटर की फैक्ट्री क्या एक ही कैलकुलेटर बनाएंगी क्या? बताओ, नहीं सर। ऑब्वियसली बात है, आपने भी अभी इतने तो मैच्योर्ड इनफ हो, आप इनफ मैच्योर्ड हो कि आपको समझता है कि कोई भी अगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो वो बल्क में ही होता है, बराबर है। लेकिन मुझे कैसे पता कि अगर जैसे एग्जांपल ले लेते, एक एग्जांपल ले लेते, ज्यादा दूर नहीं जाते, आपके होम स्वीट होम में ही जाते, ठीक है। ये आपका घर है, ठीक है, दिस इज योर होम। हमारे घर में हमारे पप्पा, ये आप हो छोटू से, और एक मम्मी और एक भाई या बहन होगा, ठीक है। ऐसी एक फैमिली रहती है। अब ये मत पूछना सर हमारे घर में तो जॉइंट फैमिली रहती है, अजम्पशन से बेटा, ठीक है। दिस इज फादर, दिस इज यू, दिस इज मदर एंड दिस इज योर ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। अब आप घर में रहते हो, घर में सबके ग्रोसरीज आती होगी, किराना आता होगा, किराना आता होगा सबके घर में, बराबर है। तो क्या आज जितने का खाना बनाना है, आज जितनी चीजों का खाना बनाना है उतनी ही चीजें लेके आते हैं क्या आप? बताइए। नहीं सर, उतनी तो चीजें नहीं लेके आते। आपके घर में मानो रोटी बन रही है, तो आज अगर आपके घर में 5 पीपल्स है, आप 5 लोग हैं प्लस 2 लोग और मेहमान आए हैं, ठीक है, तो टोटल हो गए 7 लोग। 7 लोगों के लिए रोटी बनानी है आज, तो पप्पा क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, 7 लोगों के हिसाब से गेहूं लेके आते हैं, फिर वो 7 ही लोगों के हिसाब से 1-2 किलो गेहूं को पिसवाते हैं और फिर मम्मी को लाकर देते हैं और फिर मम्मी उसकी रोटी बनाती है ना सर? ये का उल्टा बात कर रहे हो सर। तो आपको भी पता है बेटा कि अगर 7 लोग आए हुए हैं तो हम सिर्फ इन 7 लोगों के लिए मार्केट में जाकर चीजें खरीद के लेके आते क्या? नहीं, आंसर इज नो। हम रोटी बनाना रोज का काम है घर में, लेकिन हम उसके लिए बल्क में चीजें खरीद के लेके आते हैं। लेटर सपोज कि आपके घर में 50 kg गेहूं लाया गया, फिर ये 50 किलो गेहूं को पिसवाया जाता है या 10-10 किलो को मल्टीपल टाइम्स पिसवाया जाता है, वो एक डब्बे में भर के रखा जाता है और उसमें से थोड़ा थोड़ा उठा के रोज रोटी बनाई जाती है। क्लियर है? अब आप बताओ कि 50 किलो गेहूं, लेटर सपोज 40 रुपए पर केजी है, 50 किलो गेहूं कितने के हो गए? 2000 रुपीज के। सबको मेरे साथ इन्वॉल्व रहना इधर। सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप अच्छे से बेसिक क्लियर करोगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं तो बहुत बोर करता है ये सब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं? 2000 रुपए के गेहूं हो गए, ठीक है। इसको पिसवाने के लिए कितना पैसा लगता है? लेट अस सपोज कि इसको पिसवाने के लिए लगे 200 रुपए, ठीक है। रोटी बनाने के लिए लगता है गैस, तो गैस सिलेंडर कितने का आता है? तो 1000 रुपए का ऑन एन एवरेज पकड़ लेते। मम्मी किचन में खाना बनाएगी तो लाइट चालू रहेगा, बराबर है कि नहीं? तो लाइट चालू रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। मान लो रोज मम्मी खाना बनाती है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसमें से 300 रुपए किचन का बिल आता है, मिक्सर वगैरह ये सब चीजें चलती रहती है, ठीक है। अब ये सब खर्चे हुए ना बेटा, अब ये सब खर्चे रोटियां बनाने के लिए होते हैं, आपको मालूम है। अब ये टोटल कर लो कितना हो गया, इट बिकम्स 3500। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो 3500 रुपए का खर्चा रोटियां बनाने के लिए आता है, ठीक है, टोटल। अब इसमें से अगर मैं पूछूं कि आज 9 लोगों के लिए आपको खाना बनाना है, तो बताओ 3500 रुपए आपको टोटल खर्चा लगता है 50 किलो की रोटियां बनाने के लिए। तो आज जो 9 लोग आए हैं इनके लिए कितने रुपए की रोटी बनाओगे? बात समझ में आई? वैसे ही कंपनी में आता है, कंपनी में लाखों कैलकुलेटर्स एट ए टाइम बनते होंगे, हजारों कैलकुलेटर्स एट ए टाइम बनते होंगे, तो हजारों कैलकुलेटर्स के हिसाब से सामान लाया जाता है ना, ट्रक में लाया जाता है ना। ऐसा है क्या कि आज मुझे ये कैलकुलेटर बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही बटन मंगवाओ मार्केट से, फिर वो वर्कर सारे एक ही कैलकुलेटर के पीछे लगते हैं उसको चिपकाने के लिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। चीजें बल्क में आती है और बल्क में आने के बाद एक कैलकुलेटर पे कितना खर्चा हुआ ये निकालना, तो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। समझ में आया? और उस प्रोसेस को हम कॉस्टिंग कहते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितना खर्चा लगा उसको कॉस्ट, लेकिन वो खर्चा आया कैसे। लेट अस सपोज कि कैलकुलेटर 400 रुपीज का है, तो ये 400 रुपए आए कैसे? इस
कुछ किसी प्रोसेस से आए होंगे ना, किसी प्रोसेस से आए होंगे। आपको भी पता है, आप सबने फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है, सबको फाइनल अकाउंट आता है। ये रहा हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रही हमारी बैलेंस शीट। क्लियर है क्या? आपको भी पता है कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर आपको भी पता है यहाँ नेट प्रॉफिट आता है, फिर ये कैपिटल में हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट को, और उसके बाद ही बैलेंस शीट का टोटल आता है। और इसको देख के आप इतना खुश होते हो जितनी खुशी आपको पिता या माता बनने की भी नहीं होंगी इन फ्यूचर। बरोबर है? ये कॉमर्स स्टूडेंट का दुख दर्द है, ये कोई नहीं समझ सकता। बरोबर है? तो ये टैली आने के लिए आप डायरेक्ट उसको टैली लिख के आ सकते हो क्या? नहीं, आपको ये पूरी प्रोसेस से गुजरना होता है। समझ में आया? आपको पहले पोस्टिंग करनी होती है, फिर एक एक चीज को प्रॉपर लिखना होता है, फिर एडजस्टमेंट सॉल्व करनी होती है। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, ये रूल्स ध्यान में रखने होते हैं। फिर टोटलिंग करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, परसेंटेज निकालना पड़ता है। आया ना? तो जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। तो ये हो गया प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है, उसको कोई खर्चा निकालना है आपको, वो भी इसी ऐसी कोई प्रोसेस से निकाला जाता होगा खर्चा। कैलकुलेटर की रेट कैसे पता आपको 400 रुपए है? कैलकुलेटर का रेट कैसे पता आपको मार्केट में 100 रुपए में मिलता? तो वो 100 रुपीज कहीं से भी कुछ प्रोसेस करके लाया गया होगा ना। बात समझ में आई? कोई भी प्रोडक्ट है, उसका कीमत, उसका एमआरपी एक प्रोसेस से निकाला जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉस्टिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। हाँ सर, समझ में आया। ऐसा तो बिल्कुल होता नहीं बेटा। आप कपड़े खरीदने चले जाओ, कपड़े मार्केट में अलग अलग रेट में मिलते हैं, तो वो कपड़ों का रेट कहीं से तो भी प्रोसेस करके निकाला होगा कि इसके ऊपर इतना खर्चा, तो एक टी शर्ट इतने रुपए का मिलेगा। बरोबर है? ऐसा तो होता नहीं है ओम भूर्भुवः स्वः 200 रुपए का, ओम नमः शिवाय 300 रुपए का, या खुदा 400 रुपए का। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। ठीक है क्या? उसकी एक प्रोसेस होगी। कोई भी प्रोडक्ट की एमआरपी निकालने की एक प्रोसेस होती है, एक टेक्निक होती है। उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉस्टिंग। डन? बात समझ में आई? समझ में आ गई सर? ठीक है। आपके फ्रेंड को कभी ये पूछना आपने, अगर कोई कॉस्टिंग पढ़ा होगा, देखो क्वेश्चन का आंसर लाना ये बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन तो कोई भी फटाफट इधर उधर से देख के आप भी प्लस माइनस करके आंसर लेके आ सकते हो, लेकिन द पॉइंट इज कि सब्जेक्ट में क्लैरिटी आपको कितनी है, ये होना चाहिए। अगर आपको सब्जेक्ट में इनफ क्लैरिटी है तो आपको मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। ठीक है जी। अब नाउ आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे। क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी क्या होता है? ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग पे आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। कॉस्ट अकाउंटिंग पहले मैं लिख लेता हूं क्या होता है, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग is accumulation classification analysis and interpretation of cost data for यहाँ से for ascertainment of cost। operational planning and control
एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग यानी क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग यानी हमने क्या लिखा है? कॉस्ट अकाउंट इज द अकोमुलेशन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉस्ट डेटा। ठीक है, आपके पास जितना भी कॉस्ट का डेटा है, सर कॉस्ट का डेटा कहां से आएगा? ये यहां से आएगा, कॉस्टिंग से। सर कॉस्टिंग काय के लिए कर रहे हैं? ये कॉस्ट निकालने के लिए, बराबर है क्या? तो कॉस्टिंग से हमारे पास आएगा एक डेटा। डेटा मतलब होता है इंफॉर्मेशन कि हमने कितने खर्चे इस महीने में किए हैं, बराबर है। आपके मम्मी को आज जाके आपने पूछना है, या अभी वीडियो पॉज करके पूछो, या क्लास खत्म होने के बाद मम्मी को पूछना है कि पापा इस महीने में आपके क्या क्या खर्चे हो गए, मुझे बताइए जरा। ठीक है, तो देखो पापा के पास या मम्मी के पास पूरा डेटा लिखा होगा कि हमने 1 तारीख को उसको पैसा दिया, 5 तारीख को उसको दिया, फिर 6 तारीख को उनसे पैसे आए, फिर इसके शादी में गए तो वहां इतना खर्चा हुआ। इट इज अ डेटा ऑफ कॉस्ट, बराबर है क्या? ये कॉस्ट का डेटा है। अब इस कॉस्ट के डेटा को हमको क्या करना है, मतलब कितना खर्चा हुआ, कहाँ हुआ, ये सब चीजें लिखी हुई है। अब इसको क्या करते हैं मम्मी पापा, मालूम है आपको? इसको मम्मी पापा अकोमुलेट करते हैं, यानी कि कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको करते हैं क्लासीफाई, क्लासीफाई करते हैं यानी डिवाइड करते हैं कि कौन सा खर्चा हमको करना जरूरी था, कौन सा खर्चा हमने फिजूल का किया हुआ है। ठीक है, हमने कौन सा खर्चा ऐसा था कि जो अवॉइड कर सकते थे, कहाँ हमने ज्यादा पैसे दिए। कभी कभी ये भी क्लासिफिकेशन आप करते हो, यार मेरा वहां पैसा ज्यादा फालतू चला गया, वहां जाना नहीं चाहिए था पैसा, अगर मैं ऐसा कर लेता तो मेरे पैसे बच सकते थे, बराबर है? अरे क्लियर है? तो आपने एक रील रहता है ऐसा कि आपने देखा है नहीं देखा, आई डोंट नो। एक लड़की होती है, वो मोबाइल के शॉप में जाती है मोबाइल कवर खरीदने के लिए। तो वो मोबाइल वाला उसे बोलता है 1100 रुपए का मोबाइल का कवर है। तो बोलती भैया 600 रुपए में दो। तो वो बोलता है कि आपका ना मेरा 700 रुपए में ले लो। तो वो लड़की 700 रुपीज दे के वहां से निकल जाती है। वो सोचती है कि कितना बढ़िया हुआ, 1100 रुपए का कवर मुझे 700 रुपीज में मिल गया, बराबर है। लेकिन नेक्स्ट दुकान में जब वो पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ भी तो सेम टू सेम ही कवर दिख रहा है, एक बार पूछ लो कि इसका प्राइस क्या है। तो वो जाती है, उस दुकानदार को बोलती है, शॉपकीपर को, कि भैया ऐसा ही सेम टू सेम मुझे क्या दिखाओ, मोबाइल का कवर दिखाओ। तो वो देख लेती है वहां पे। अब देख लेती है तो वो पूछती है भैया ये कितने का है? तो वो बोलता है 300 रुपीज का। वो बोलता है 300 रुपीज का है। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, नहीं लेना है तो आप 200 रुपए में ले लो। वो दुकानदार बाहर आता है दौड़ते दौड़ते, बोलता है मैडम एक काम करो, 100 रुपए में लेके जाओ। यानी कि क्या हुआ बताया आपको, 1100 रुपए की चीज 700 रुपए में लेकर लड़की ये सोच रही थी कि मेरे 400 रुपए बच गए। लेकिन जब बाद में उसको पता चला ये तो कवर 100 रुपए का ही है, तो बाद में उसको क्लासीफाई हुआ कि मेरे वहां पर फिजूल के पैसे चले गए। क्लियर है? तो इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब खर्चे को हम क्लासीफाई करते, उसके बाद उस खर्चे को एनालिसिस किया जाता है कि ये खर्चा करना नेसेसरी था क्या, या ये खर्चा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहा है। अगर मैं इस प्रोडक्ट पर ये खर्चा ना करूं तो क्या होगा, बराबर है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करना, कौन सा खर्चा इधर वाला है, कौन सा खर्चा नहीं है। इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉस्ट सीखेंगे, यानी कि खर्चों को किस तरीके से इंटरप्रिट किया जाता है। वो मैं मे बी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग 12th बोर्ड के एग्जाम्स में बिजी है, रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं। आपने देखा होगा अभी 1-2 दिन 4-5 दिन का गैप होने के बाद आप आज वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है क्या? तो थोड़ा सा अभी एग्जाम सेशन है बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा इधर आगे पीछे हो रहा है लेक्चर्स, अदरवाइज आपके लेक्चर्स कंटिन्यू आपको आ जाएंगे, डोंट वरी। तो इंटरप्रिटेशन करना डेटा को, इंटरप्रिटेशन करना यानी कौन सा डेटा कहाँ का है, कौन सा खर्चा कहाँ का है। जैसे ये कैलकुलेटर है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर खर्चा आपने कैलकुलेटर बनाने के लिए ही किया हो, बराबर है। अब जैसे कि मान लो आपकी कैलकुलेटर की फैक्ट्री है, कैलकुलेटर आप बनाते हो, आपके कंपनी में आपके होने वाले ससुर जी आ गए, है ना, फ्यूचर फादर इन लॉ आ गए, फ्यूचर फादर इन लॉ या मान लो सन इन लॉ आ गए, ठीक है, सन इन लॉ तो नहीं हो सकते, फादर इन लॉ ही होंगे, ठीक है। आपके फ्यूचर फादर इन लॉ आ गए, वो बैठे, आपने उनको तो कुछ चाय नाश्ता और ठंडा पिलाया, और वो ठंडा पिलाया उसका खर्चा आप कैलकुलेटर में जोड़ सकते हो क्या? आंसर इज नो।
इट इज नॉट, दिस कॉस्ट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, वो कॉस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इंटरप्रेट किया कि अच्छा ये जो खर्चा है ये पर्सनल एक्सपेंस है, ये कैलकुलेटर के हिसाब से ये जो खर्चा है ये कैलकुलेटर में उसकी कॉस्ट ऐड नहीं हो सकती। बात समझ में आई? अगर ऐसा ही आप अपने आपके फादर इन लॉ का जो आपने उसको नाश्ता खिलाया वगैरह ये सब चीजें आप अगर ये आपके प्रोडक्ट में ऐड करते गए तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट अगर महंगा हो गया तो पब्लिक आपसे नहीं परचेस करेगी, पब्लिक जाएगी दूसरे के पास, क्योंकि सेम कैलकुलेटर उनको कम कॉस्ट में मिल रहा है, कम प्राइस में मिल रहा है, तो जनता आपसे क्यों खरीदेगी? तो हर खर्चा जो हमने किया हुआ है वो हम प्रोडक्ट के ऊपर जोड़ नहीं सकते। फैक्ट्री में ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं और बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट पे रिलेटेड नहीं होते, ठीक है क्या? तो जो खर्चे प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। और जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते वो फिजूल के खर्चे होते हैं, लेकिन करना अनिवार्य होता है, ठीक है क्या? ऐसा नहीं है कि ससुर जी आए तो बिना चाय पानी के भेज देंगे उनको, बराबर है कि नहीं? ये खर्चा करना अनिवार्य है, फॉर्मेलिटी हमको करना पड़ता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। क्लियर है? तो खर्चों को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसी एक प्रोसेस जहां पे डेटा को अक्यूमुलेट किया जाता है, जमा किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है यानी कि डिवाइड किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है कि क्या ये खर्चा मैंने करना चाहिए था, फिर इंटरप्रेट किया जाता है यानी कि सेपरेट किया जाता है। उसके बाद कॉस्ट डेटा को ये सब चीजें करने के बाद अब आती है लाइन कि हमको ये सब करना क्यों जरूरी है, व्हाई दिस इज नेसेसरी। तो यहाँ पे लिखा है फॉर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए कि हमने खर्चा क्यों किया और कितना किया। आपके मम्मी पापा घर पे हिसाब संभालते कि नहीं संभालते? लिख के रखते हैं हर चीज। क्यों लिख के रखते हैं? ताकि उनको पता चले कि इस महीने में उन्होंने कितना पैसा खर्च किया या कितना पैसा उन्होंने कमाया। समझ में आया क्या? कौन सा पैसा कहाँ कहाँ गया, ये सब चीजें मम्मी पापा के पास लिखी होती है। क्लियर है? ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब कोई कंपनी की प्लानिंग है या आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, ऑपरेट करना है, कोई कंपनी आपको मैनेज करनी है, तो उसके लिए भी ये कॉस्ट कंट्रोल मतलब कॉस्ट डेटा प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई करना, एनालिसिस करना जरूरी होता है। एंड फॉर डिसीजन मेकिंग, अगर कोई आपको डिसीजन भी लेना है तो भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी है। जैसे कि आप बहुत बार देखते हुए, लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके घर पे कभी भी आप सोचते हो, पापा को बोलते हो कि पापा मुझे ना पिकनिक जाना है, पापा चलो ना आज अपना ना इस महीने में हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे, कि या इस महीने के लिए ना हम घूमने जाएंगे, फैमिली टूर पे जाएंगे। पापा मम्मी अक्सर आपको बोलते हुए पाए जाते हैं कि बेटा इस महीने में नहीं, इस महीने में बहुत खर्चा हो गया, अगले महीने में चलेंगे। बराबर है? तो बहुत खर्चा हो गया, अगले महीने में चलेंगे, यानी ये उन्होंने लिया डिसीजन। क्यों लिया डिसीजन? क्योंकि कॉस्ट काफी लग गई थी, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए उन्होंने लिया डिसीजन। डिसीजन मेकिंग के लिए काम आया कॉस्ट अकाउंटिंग कि इस महीने में नहीं चलते, नेक्स्ट मंथ में जाएंगे। बात समझ में आई? पक्का? किसी को कोई दिक्कत? क्लियरली मीनिंग समझ में आया? व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्टिंग एंड व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? सबको समझा? ऐसा कोई है जिसे नहीं समझा ये सब चीजें? आप कमेंट में लिख सकते हो बेटा, ठीक है? डन। तो ये था बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको तीन बड़ी बड़ी चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्टिंग एंड व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है? ये आज का लेक्चर थोड़ा सा मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यही कंसेप्ट पढ़ाना था। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो आपका ज्यादा समय का रहेगा और उसमें हम बात करेंगे ये चैप्टर से रिलेटेड। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको पढ़ा रहा हूँ थियरी में और भी बहुत सारी चीजें हमको सीखनी है। तो ये थियरी आपने अपनी कॉपी में लिख लेनी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। क्लियर है? थियरी नेक्स्ट क्लास में हम थियरी पढ़ेंगे। मोस्टली नेक्स्ट क्लास में हमारा थियरी का लास्ट क्लास हो सकता है, और बाकी जो थियरी बची हुई है वो नोट्स में डाल दूंगा। आपको नोट्स जिन जिन बच्चों को चाहिए, जिन जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन की है या जो करेंगे इन फ्यूचर, वो इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आपको आपकी पेमेंट की रिसिप्ट और आपको मैसेज भेजना है कि सर रिक्वायर्ड द नोट्स फॉर बीबीए सेकंड सेम, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उनको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है?
डन। अभी तो फिलहाल ये आपके यूट्यूब पे डेमो क्लासेस चल रहे हैं, आप इसको अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी भी जो भी चीज मैं नोट से पढ़ाऊंगा वो सब चीजें आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। और अभी जहां तक थ्योरी की बात है वो थ्योरी में सारी आपको यहाँ पर लिखवा ही दे रहा हूँ, बराबर है कि नहीं। तो ये सारी थ्योरी आपने अच्छे से कॉपी में मेंटेन रखनी है, बराबर है। अगले क्लास में हम बात करेंगे थ्योरी की, जो थ्योरी की इनफ थ्योरी और बची है वो कर लेंगे। एंड हम कॉस्ट शीट के और टेंडर शीट के बेसिक्स पे जाएंगे। डन। ये प्रैक्टिकल चैप्टर है आपका। थियरी में ज्यादा नहीं करूंगा आपके लिए, क्योंकि बाकी थियरी हम बाद में कवर कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा लगेगा कि सर ने बोला था डेमो पढ़ाएंगे और ये थियरी पढ़ाते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल सर कैसा पढ़ाते हैं, है ना। या फिर ऐसा जितनी थियरी का काम नहीं है वो थियरी हम लास्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं बेटा, जिसमें हम बची हुई थियरी को कंप्लीट करेंगे। साथ में कॉस्ट शीट यानी कि आपका जो सेकंड पार्ट है, ये कॉस्ट शीट एंड टेंडर शीट, इसका बेसिक्स हम सीख लेंगे। डन। अभी और 3-4 क्लासेस और एक्स्ट्रा आएंगे। मैंने पहले बोला था कि 5 ही क्लास आएंगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि थोड़ा मैं भी बिजी हूँ, आप भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट होने में टाइम लग रहा है आपको, तो 5 से 6 क्लास और मैं ऐड कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर है क्या? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।